150 करोड़ की आबादी वाले देश में 20 लाख से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? I can say with great confidence that it is the toughest job. उसी का जो घर था, उसी के घर के पीछे का आंगन जो एरिया होता है ना, उसमें उन्होंने उसको गाड़ दिया। मैं मानता हूँ उसको पकड़ने से वो नहीं सॉल्व होने वाला। आप नहीं पकड़ सकते कि मैंने सारी ड्रग नेटवर्क्स को ध्वस्त कर दिया। और देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एमडी को सेवन बच्चियों को ऐसे ही कराते हैं, लड़कियों को ये बोल के कि आप लेके देखो, यू विल बिकम फिट। इन इंडिया 84% साइबर क्राइम का इंक्रीज है। ये तो कोई क्राइम ऐसे नहीं इंक्रीज हो सकता। नंबर 3 पे पैसे के मामले में आता है नारकोटिक्स का इलीगल ट्रेड, नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 आर्म्स ट्रेड एंड नंबर 3 ड्रग्स। मानवता के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा एआई। मैं आई कॉल इट द वन मिस्टेक क्राइम। आप एक गलती करो फिर देखो क्या हो सकता है। 110 ऐसे हो गए मर्डर जो मैंने खोल के रिसॉल्व करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे मैंने जो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। What are the salaries and perks of an higher authorities, higher officers? Hello everyone, this is your host Ashish Namdev and welcome to the another super special episode of Ashish Interaction Podcast. Today we have Mr. IPS Varun Kapoor sir with us, जिनसे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में। लेट्स वेलकम मिस्टर IPS वरुण कपूर सर ऑन द शो। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आई एम सुपर हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। ग्रेट टू बी हियर। या सर आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पुलिस डिपार्टमेंट एंड पुलिस पर्सनल, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था सो आई थॉट कि मैं एक दिन पुलिस ऑफिसर बनूंगा। सो आई स्टार्टेड विद MPSI, देन MPPSC, देन UPSC। सर सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में ऑडियंस को समझा दीजिए। रीजन बीइंग कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 20 लाख से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स काम करते हैं और पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, पुलिस का क्या है कि पुलिस इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। और उसमें क्या है कि हमारा जो मेन टास्क होता है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड उसके साथ साथ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये है बेसिक पुलिस वर्क। तो लॉ एंड ऑर्डर मींस जो लॉ है देश का उसको कायम रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करवाना, और जो क्राइम होता है उसको प्रिवेंट करना, और अगर हो जाए आफ्टर ऑल योर एफर्ट देन यू हैव टू डिटेक्ट इट। सो दिस इज आवर बेसिक फ्रेमवर्क अंडर विच वी वर्क। उसके साथ साथ पुलिस विभाग है, इसलिए बहुत सारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं हमारे ऊपर। VVIP सिक्योरिटी है, क्राउड एंड मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉ एंड अदर, जैसे इलेक्शंस हैं। सो देयर लॉट ऑफ अदर ड्यूटीज़ विच पुलिस हैज़ बीन टास्क टू डू। तो एज अ रिजल्ट वो बहुत व्यस्त विभाग होता है। और हम लोग अपने अंदर के दुश्मन के साथ लड़ते हैं। जैसे हमारी आर्मी है या जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बाहर के दुश्मनों से लड़ती हैं। बॉर्डर के पार जो है तो दुश्मन है तो वो दिख ही जाता है। हमको अंदर के दुश्मन को देखना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो एज अ रिज़ल्ट कभी कभी बहुत चैलेंजिंग जॉब हो जाती है, कभी कभी त्रुटि भी हो जाती है, बिकॉज एवरीवन इज़ अ ह्यूमन। तो देन यू गेट लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑल्सो। बट ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है और बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है फॉर द कंट्री, फॉर एनी कंट्री, एंड इंडिया में भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव। राइट सर, एक पुलिस पर्सनल के बारे में, उस पुलिस माइंडसेट के बारे में भी जानना चाहूँगा। रीज़न बीइंग कि पुलिस ऑफिसर्स एवरी डे आप नए चैलेंजेस को डील करते हो। आप हर दिन कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज, नई प्रॉब्लम को फेस करते हो। रियल टाइम चैलेंजेस बहुत सारे होते हो। आई फील कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। पुलिस ऑफिसर्स का माइंडसेट कैसा बिल्डअप होता है और कैसे वो लोग काम करते हैं? देखिए, पुलिस में विभाग में, जैसे मैं अपना एग्जांपल से तो बता ही सकता हूँ, बट आई थिंक जनरली यही केस होगा बाकियों का भी, एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम कांस्टेबल टू द राइट अप टू द टॉप DGP, दैट nobody comes, actually very few people जो आते हैं कि हमें पुलिस अधिकारी बनना है। मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया UPSC, हम दे रहे थे UPSC एज एन एग्ज़ाम। माई फादर IAS ऑफिसर, तो माई एम वॉज IAS, बट आई एंडेड अप इन IPS। ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं सीनियर सर्विसेज के। जो लोअर सर्विसेज के भी हैं, जो लोअर हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, DSP है, उसमें भी शायद लोग इस एम से नहीं आते कि हमें पुलिस अधिकारी बनना है। तो एक्चुअली यू आर नॉट मतलब रेडी फॉर बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर। वो तो हम जब आते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर हम एक्सपीरियंस लेते हैं, परिदृश्य हमारे सामने आता है, फिर वो सीखते हैं। तो इट इज़ हमको पता चलता है कि कितना बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। और वो माइंडसेट बनाना, और जैसे मैंने बोला, पुलिस की नौकरी एक तो अपने अंदर के दुश्मन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको कोई ऐसे संकेत नहीं होता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा या किसी के छाती पे कोई तख्ती नहीं टंगी कि ये दुश्मन है।
Right. आपको नॉर्मल सिटीजन्स में से भी उनको ढूंढना है, तो इट इज़ अ बिग चैलेंज। सेकेंडली, इट इज़ अ नेगेटिव काइंड ऑफ जॉब, जो उसका जो कोनेटेशन है वो नेगेटिव है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि दो पक्षों में विवाद हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। और आप पुलिस अधिकारी हो, तो आपने उसका साइड लिया जो सही है, जो Correct. कानूनी रूप से सही करा, आपने उसका तरी करी, Right. जो आपको करनी चाहिए। बट फिर भी दूसरा पक्ष हमेशा नाराज़ होगा, दुखी होगा कि नहीं, अपनी गलती होते हुए भी लोग नहीं देखते, तो वो सोचते हैं, हम ऐसी चीज़ें फैलाते हैं कि अरे इसने तो पैसा ले लिया, ये तो भ्रष्ट है, तो नेगेटिविटी। एंड देन सेकेंड पार्ट इज़ दैट आप, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, तो आप लोगों को हमेशा उनकी गलतियां बताओगे। ये हमारी काम है कि यहाँ गाड़ी क्यों पार्क करी, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी, तुमने यहाँ पे खड़े हो फालतू में, यहाँ से चलो, हटो। तो यू आर बेसिकली टेलिंग पीपल नॉट टू डू समथिंग। एंड ऑल ह्यूमन नेचर, एवरीबडी, आपका भी मेरा भी, अगर हमें कोई कुछ चीज़ करने से मना करे तो हमें जनरली अच्छा नहीं लगता, है ना। हम व्हेन यू ग्रो अप, तो आपके फादर भी अगर आपको कुछ चीज़ से मना करें तो आपको विद्रोह करने का, नहीं मेरा आपको क्या मालूम है, दैट एटीट्यूड इज़ देयर। तो इसीलिए अगर हम लोगों को उनकी गलतियां बताएं और उनको उस चीज़ करने से मना करें, तो लोगों को हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही मिलती हैं आपको। तो उसका नेचर ऑफ जॉब इज़ नेगेटिव। तो उस नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब में रहते हुए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखानी है, सही चीज़ करनी है, इट बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। एंड देन टाइम इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मैनेजिंग टाइम, बिकॉज वेरी लेस टाइम, 24 आवर्स आपके भी उतने ही हैं, मेरे भी उतने ही हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के भी उतने ही हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, और इतना सारा काम करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेस के कारण फैमिलीज आप ध्यान नहीं दे पाते, तो हेल्थ में इफेक्ट आने लग जाता है, रॉन्ग टाइम ऑफ ईटिंग, रॉन्ग टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब, एंड यू बिकम यूज टू इट, तो आप करते रहते हो, बट और अच्छे से करने का प्रयास करते हो। बट मेरे विचार में, क्योंकि मैं भी पब्लिक लाइफ में 32 साल हो गए, 33 साल मेरा चालू होने वाला है, और मैंने जैसे बोला, मैंने बचपन से ही सर्विस बैकग्राउंड देखा है, तो मेरे विचार में, आफ्टर माई एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ओनली बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट इट इज़ द टफेस्ट जॉब विच इज़ गोइंग एट प्रेजेंट इन द सिस्टम। सबसे मुश्किल जॉब, टाइम देखते हुए, आपका हेल्थ एंड फैमिली के आप ध्यान नहीं दे पाते, आपका जो नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब है, हर चीज़ में भी देखते हुए, आई थिंक आज की तारीख आई वुड रेट इट एज द टफेस्ट जॉब, बट इट इज़ द बेस्ट, मोस्ट एक्साइटिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑल्सो, इफ़ यू डू your job faithfully, honestly, and with commitment. Despite being the toughest job, I want to know कि इतना dedication फिर भी कैसे आता है? I know पुलिस पर्सनल की जॉब, जैसे जनरली प्राइवेट सेक्टर में you will see 8 hours का जॉब है, 8 hours का वर्किंग आवर्स है, बट पुलिस डिपार्टमेंट में रियल टाइम चैलेंजेस भी होते हैं, आपको इधर उधर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग दी टफेस्ट जॉब, उसके बाद भी इतना कमिटमेंट कैसे पुलिस ऑफिसर्स एक थ्रू आउट दी रूटीन वो लेके आते हैं? मैंने आपको पहले बताया, वी गेट यूज्ड टू इट। ये पहले तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल रॉ, हमको पता नहीं होता क्या होने वाला है, बट देन व्हेन यू गो टू द फील्ड एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन योर वेरियस लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आपको समझ आता है कि क्या क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। बट फिर भी उसका दूसरा पक्ष भी है कि लोगों को मदद बहुत होती है। जो लोग समस्या में होते हैं, आपके पास आते हैं, दुख में आते हैं, किसी के साथ कोई अपराध हो गया है, किसी के घर में चोरी हो गई है, किसी के साथ उसके बच्ची के साथ कुछ हो गया है, मतलब इट इज़ इतना ज़्यादा उसमें संवेदना होती है, संवेदनशीलता होती है कि कोई भी इंसान को मूव कर सकता है। एंड व्हेन यू बिकम पुलिस ऑफिसर एंड यू आर हैव द अथॉरिटी कि आप सही समय पे लोगों की मदद करो, उनके दुख दूर करो, उनको समय रक्षा करो, तो फिर वो धीरे धीरे इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। और फिर जब सिस्टम का पार्ट होता है, फिर आप अपना बेस्ट देते हो। जब भी आप, unless until there is something else which stops you from doing it, like आपकी हेल्थ ही डाउन हो जाए या आपके कोई और कारण हो जाए जिस कारण से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओ, बट क्योंकि वो ऐसी जॉब है, लोगों को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, तो आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है, और वो फिर एक आदत पड़ जाती है, और एक मोटिवेशन अलग ही हो जाता है, एक भावना अलग ही उत्पन्न होती है, जो जिसमें आप हमेशा उसमें आप समर्पित ही रहते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नौकरी नहीं है वो, ये एक सेवा है। और अगर उसको सेवा को उस सेवा के रूप में लो, तब इट इज़ द बेस्ट। अगर आप देखो कि एक नौकरी कर रहा हूँ मैं, तब फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद दिस यूनिफॉर्म और विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई है अंडर द लॉ। राइट। सो वन थिंग, पब्लिक बिहेवियर के बारे में बात करना है, एज यू सेड कि इसका थोड़ा नेगेटिव अप्रोच से लोग पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं। यस। व्हाट डू यू फील कि पब्लिक बिहेवियर में क्या ऐसे चेंजेस होना चाहिए जिससे कि ये एक इमेज पूरी क्या रियलिटी है जो पब्लिक को समझना चाहिए? रियलिटी तो मैंने जैसे बोला ना, पीपल शुड दे डू अंडरस्टैंड। मैंने बताया ना, जो लोग पुलिस के
संपर्क में नहीं आते कभी, जो कभी भी उन्होंने पुलिस की वर्किंग क्लोज से नहीं देखी या उनके संपर्क में भी नहीं आए, वो शायद उसके सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जो व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से पुलिस के संपर्क में आया है, अगेन इट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्ट, मतलब आप दुख में ही आओगे, है ना, कोई खुश होके तो नहीं आता संपर्क में, कोई आपके प्रॉब्लम है तभी आप पुलिस के संपर्क में आओगे, या आपने कुछ गलती करी है तो वो आपको टोकेगा पकड़ेगा, तो इट इज़ ऑलवेज इन नॉट इन अ वेरी नाइस सिचुएशन दैट आप पुलिस के संपर्क में आओ। आई एम नॉट सेइंग दैट आना चाहिए किसी को, बट जो लोग पुलिस के साथ देख चुके हैं उनके काम, उनके चैलेंजेस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके लिमिटेशंस, वो कभी भी इतना बुरी ओपिनियन और इतना नेगेटिविटी नहीं रखते, वो हमेशा समझते हैं। तो आई एम सेइंग पब्लिक शुड नो द प्रॉब्लम एंड शुड सपोर्ट देम एट द राइट टाइम, एंड आई थिंक दे डू। ऐसा नहीं है कि सही समय पे हाँ आप ही गलती कर रहे हो तो फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट सपोर्ट, बट अगर आप सही हो और आप अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से और अपनी अच्छी नीयत से कुछ चीज़ कर रहे हो, तो आई थिंक पीपल सपोर्ट द अथॉरिटीज़ एंड द फंक्शनिंग। तो मेरे को कभी नहीं मेरे नौकरी में लगा कि मैंने कभी कुछ किया तो मेरे को अननेसेसरीली मेरे को परेशानी आई या लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, बिल्कुल दिया। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि कई लोग मेरे खिलाफ थे बट लोग, जनता मेरे साथ थी, इसीलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे साथ लोग थे, क्योंकि आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे हर स्तर पे होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो बोल सकता हूँ, मेरे को कभी नहीं लगा कि किसी ने मेरे लिए पर्सनली या मेरे चार्ज जो मैं होल्ड कर रहा था उस समय उसमें कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि लोगों ने हमें अनावश्यक सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं। दे सपोर्ट एंड दे सपोर्ट गुड थिंग्स, एंड ऑब्वियसली अब हम चाहेंगे कि वो बेटर हो, व्हाई नॉट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग को अवेयरनेस भी जाए, हमारा काम तक पहुँचे। और आजकल तो बहुत सारे सीरियल बनते हैं, बहुत सारे आप जैसे इंटरव्यूज लोग करते हैं, सोशल मीडिया के कारण देयर इज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन पीपल्स ओपिनियन अबाउट हाउ दे सी दी वेरियस सिस्टम्स इन द गवर्नमेंट, इन द पब्लिक लाइफ। तो ऐसा नहीं है कभी कि लोग करते ज़रूर हैं, और अनावश्यक विरोध मैंने तो कभी नहीं देखा। So let's talk about the criminal mindset. While reading for UPSC, I heard a term criminology. Yeah. Like crime कैसे होता है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि आई एम श्योर आपने अपने 32 साल के एक्सपीरियंसेस में, 32 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हुए देखे होंगे। क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को पहले आप बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करें। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से क्रिमिनल बिहेवियर इन एनीबॉडीज माइंड। देयर वर थ्योरी, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो शुरू में आई थी, हमने जो पढ़ी थी हिस्टोरिकली, इज़ नॉट दैट कि हमको सिखाई गई थी, वो जो हमने पता किया था कि क्रिमिनोलॉजी जो हमें भी सब्जेक्ट होता है ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी विच मस्ट हैव कम लॉन्ग बैक वाज दैट पीपल विद फिजिकल डिफॉर्मिटीज हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज। दैट वाज assumed earlier, you know. तो obviously it was proved wrong over a period of time. तो आज की तारीख में मेरे को ऐसा लगता है कि स्पष्ट कोई ऐसी मेरे अनुभव से तो मैं बता सकता हूँ, किसी को देख के या किसी की बैकग्राउंड देख के या किसी का एटीट्यूड देख के आप जान जाओ कि ये क्रिमिनल होगा या क्रिमिनल बिहेवियर होगा। देयर इज़ नो सच फिक्स्ड रूल अकॉर्डिंग टू मी इन विच यू कैन judge somebody's criminality by seeing various indicators. ऐसा है नहीं, बट क्रिमिनल बिहेवियर कैन कम विद एनीबडी। कोई जीन्स में भी नहीं आता, आपके फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ में भी नहीं आता, आपके जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप पले बड़े हो उसमें भी जनरली नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बैकग्राउंड में पले हो तो आप भी क्रिमिनल बन जाओगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन मेरे विचार में विद एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, नो इन्वायरमेंट, नो फिजिकल डिफॉर्मेंट, नो जीन्स। सो देन इट हैज़ टू बी इंडिविजुअली बेस्ड and circumstance based. Right. So even a normal person can become biggest killer. I have seen such cases. जो normal व्यक्ति है, शायद वो डॉक्टर है, शायद वो इंजीनियर है, शायद वो पुलिस ऑफिसर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी है, कोई दुकानदार है, वो भी ऐसी क्रिमिनल बिहेवियर कभी कभी दिखा देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस और द सिचुएशन जिसमें वो फंस जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है ये किसी फिक्स थ्योरी के आधार पे बोलना कि कौन क्रिमिनल हो सकता है, कौन क्रिमिनल नहीं हो सकता है। आई थिंक इट इज़ मोर सिचुएशनल एंड सर्कमस्टेंसेस जो आप पैदा होती हैं उसमें व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी क्रिमिनल बन जाता है। और कई बार जो क्रिमिनल एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो भी कभी डिस्प्ले करते हैं ह्यूमैनिटी, यू नो। आपकी लाइफ का सबसे वियर्डेस्ट केस क्या रहा हो, कुछ ऐसा कि यार ये बहुत अजीब था, जो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ऐसा कुछ केस हो? देयर बीन सो मेनी, वो तो बहुत हैं, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। एंड तो मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर मैंने सॉल्व किए हैं। कोल्ड केसेस मतलब दोज केसेस ऑफ मर्डर जो फाइल हो जाते हैं। नॉर्मल केसेस जो अकर करते हैं जब हम लोग, जो एक्टिव केसेस होते हैं वो तो बहुत सारे सॉल्व किए मर्डर के मेरे समय पे, बट जो
केसेस फाइल बंद हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड केसेस। तो कोल्ड केसेस और मर्डर को खोल के सॉल्व करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बिकॉज बाई चांस आपने कोई गैंग पकड़ा, किसी ने बोला कि हाँ मैंने 4 साल पहले भी ऐसा मारा था, तो वो तो चांस डिटेक्शन होता है। बट देन देर इज, आई यूज टू डू, मतलब इट वॉज अ प्लान्ड काइंड ऑफ अप्रोच। आई यूज टू मेक अ टीम, ओपन द ओल्ड केसेस, सी द केस डायरी, सीक पब्लिक सपोर्ट, उनसे इन्फॉर्मेशन, फिर जाके सॉल्व करते थे हम। तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। तो 104 110 ऐसे हो गए मर्डर जो मैंने खोल के रीसॉल्व करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने जो वो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। मैं इंदौर में एडिशनल एसपी सिटी था, वन ऑफ माई फर्स्ट पोस्टिंग्स 1996। ओके। तो मेरे को एक आदमी, उस समय मोबाइल फ़ोन एंड ऑल नहीं होता था, तो एक आदमी मेरे को एवरी सेकेंड डे फ़ोन करता था लैंडलाइन पे, और उसको मेरा नाम बताता था, उसको मेरे को अपना नाम बताता था, सपन शर्मा बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाट यूज्ड टू से। तो ऐसे से हाँ बोलिए, तो इससे मैंने सर एक मर्डर देखा है और मैं बहुत गिल्टी हूँ और मेरे को आपको बताना है, और ऐसे करके बातें बोलता था। तो मैं उसको बोलता था आप आइए और मेरे को बताइए क्या बोलना है तुम्हें, फ़ोन पे। तो वो फिर भी नहीं आता था और वो फ़ोन करता रहता था, और मैं उसको हर बार बड़ी पेशेंटली बात करता था, एंड ताकि बिकॉज आई फेल्ट दैट इट इज़ ही हैज़ some problem and he wants to get a solution. So I used to talk to him very patiently, but he never came. तो 2-3 महीने निकल गए ऐसे। उसके बाद एक दिन मैं किसी चीज़ में व्यस्त था, मे बी किसी लॉ एंड ऑर्डर में एंड ऑल दैट, आई वाज अ लिटिल बिजी, तो मेरा माइंड वाज ऑक्यूपाइड। इसका फिर फ़ोन आया, तो मैंने फिर इससे पूछा, तो इसे वही बातें बोलने लग गए, मेरे को नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, 5 साल हो गए। तो मैंने भैया अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है थोड़ा, बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी, तो ऐसे तुमको इतने महीने हो गए फ़ोन करते करते, तुम्हें क्या डर है? तुम्हें ये डर है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूँगा, बिकॉज मे बी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मर्डर। तुम्हें यही डर है इसलिए नहीं आ रहे हो। तो एटलीस्ट तुम बोलते हो तुम्हें नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, जो भी है, एटलीस्ट जेल में तो सो पाओगे, ये तो हो जाएगा, चाहे जेल में रहोगे। और मेरे को ऐसे बार बार फ़ोन मत करिए, अगर आना है तो आ जाइए, नहीं आना तो मत आइए, ऐसे करके मैंने बंद कर दिया। तो अगले दिन वो आ गया। ओके। एंड मेरे को पर्ची आई बाहर, मेरे जो वो होता है स्टिक ऑर्डली, उसने दिया, तो उसमें लिखा था सपन शर्मा। तो मैंने सरप्राइजिंग, तो वो आया, तो मैंने उससे जब उसने जो कहानी बताई मेरे को, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। ही मतलब जो अल्टीमेट केस था वो ये था कि ये एरोड्रोम थाने का केस था इंदौर में। तो वहाँ पे एक शिक्षक नगर बोल के एक जगह है, अब तो बहुत बड़ी होगी, उस समय इट वाज उस एरिया को डेवलपमेंट चालू हो रही थी, ज़्यादा कॉलोनीज नहीं थी एयरपोर्ट रोड पे। तो उसमें एक आदमी रहता था जिसकी एक शादी हुई थी एक महिला के साथ, और उनकी आपस में बनी नहीं, 2 बच्चे हुए। तो वो महिला उसको छोड़ के चली गई, और वो बड़वा की रहने वाली थी, तो वहाँ चली गई। अच्छे परिवार की रहने वाली थी वो। शी वॉज ओनली सिस्टर ऑफ आई थिंक 4 या 5 ब्रदर्स। तो वो बहुत अच्छा परिवार था। तो पर वो अपने वापस चली गई, बच्चों को भी इसके पास छोड़ गई। अब ये व्यक्ति जो था, ही वॉज परेशान हो गया, उनको पाल नहीं पा रहा था। उसकी माँ थी इस आदमी की, तो वो उसको बोलती रही कि भाई तुम बच्चे तुम्हारे हैं, तुम कैसे पालोगे, मैं तो बूढ़ी हूँ, तुम आदमी काम कर, तो तुम दूसरी शादी कर लो। तो दूसरी शादी करने के लिए इन्होंने फिर डाइवोर्स का केस लगाया। तो डाइवोर्स के केस चलता रहा, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर परेशानी के कारण इन्होंने प्लान शायद बनाया कि इसका एक जो आदमी था उसका एक जीजा था। तो इन दोनों ने प्लान बनाया मदर के कहने पे कि तुम कुछ करो यार, मदद करो अपने साले की, वो तो इतना परेशान है। तो उनने ये प्लान बनाया कि अगली बार ये आएगी तो फिर इसको अपन पकड़ के ले आएंगे और इसको फिर धमकाएंगे एंड ऑल दैट, तुम करो हमें डाइवोर्स दो। इस टाइप का कुछ बात हुई इन आपस में। तो जब इसका डाइवोर्स के केस में इसने नहीं आई वो, तो फिर इसने दूसरी शादी कर ली। अब इस लड़की को पता चल गया कि दूसरी शादी हो गई, तो अगला हियरिंग जो हुई वो कोर्ट में वो आ गई। तो जब वो आई तो उसको वो लेके गए, इसको इनका तो प्लान बना हुआ था, तो उन्होंने अपनी बच्चों को घर से भेज दिया और इसको जाके इस आदमी ने बोला कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनको मिल तो लो। इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया और उसको लेके आके अपने घर ले आया। वहाँ पे इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। दैट्स व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। बाद में ये जो सपन शर्मा था वो पिक्चर में आ जाता है। तो सपन शर्मा बोलता है, दैट्स व्हाट हिज वर्जन वाज, दैट आई वाज हैविंग अ गाड़ी। मेरे उस समय उसके पास गाड़ी थी, तो इन दोनों ने मेरे से बोला कि चलो अपन घूम के आएंगे, यशवंत सागर जाएंगे, तो तेरे पास गाड़ी, चलो। तो ये तीनों लोग गाड़ी में बैठ के यशवंत सागर गए। वहाँ पे इन्होंने बैठे तो हुए थे, तो इन दोनों ने, जो जीजा और साला था, इन्होंने एक गादी टाइप की निकाली जिसमें प्रॉब्ली उन्होंने उसको मर्डर के बाद लपेटा होगा, पर वो सिर्फ गादी थी और उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो ये बोलता है मैंने देखा उसमें खून के निशान थे। तो उसने बोला कि मैंने बताया कि तुम ये खून के निशान है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये जो हस्बैंड था वो थाने में, उसके ब्रदर आ गए थे बड़वा से ढूंढते ढूंढते, जब भी घर नहीं पहुंची तो उनको मिली नहीं, तो उन्होंने जाके
थाने में रिपोर्ट करी तो 365 आईपीसी का केस कायम हुआ, दैट इज़ किडनैपिंग, और उसमें ये मेन सस्पेक्ट था इसका हस्बैंड, तो उसको भी उन्होंने पूछताछ में उसको रखा था, बट उनसे कुछ नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया। दिस इज़ व्हाट हैड हैपेंड। तो इसने बोला कि तुम भी थाने में भी तुमको ले गए थे तो इसमें भी खून लगा है, ये ऐसा ही क्लेम्ड। तो दे टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट ऐसे हमने किया है, बट तुमने भी अब हमारे साथ हो, तुमने अगर तुम हमारा बताओगे तो तुमको भी मैं पकड़वा दूंगा, तुम भी हमारे साथ हो, अकम्प्लिस हो हमारे। इसीलिए मैंने इतने साल तक नहीं बताया, 5 साल पहले की बात थी। दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड। तो ही से मैंने इसलिए नहीं बताया इस डर से कि मैं भी बंद हो जाऊंगा। आप आए हो, आपका नाम मैंने पेपर में सुना, तो मैंने सोचा आप एक व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मतलब ही एक्सपेक्टेड दैट आई विल बी एबल टू फेयरली हेल्प हिम। सो आई सेड ओके लेट्स चेक व्हाट यू आर सेइंग, पहले तो चेक करेंगे। तो मैं वो कहाँ है, वो उसका जीजा जो था, तो बोलते सर उसने तो खुदकुशी कर ली है इन दिस पीरियड, ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, ये जो अपना शास्त्री ब्रिज है वहाँ से। तो मैंने फिर चेक करवाया, वो सही बोल रहा था। वो एक हमें डायरी मिली, जीआरपी थाना जो होता है पुलिस का, रेलवे पुलिस का, उधर उस व्यक्ति के, उसने एक्चुअली सुसाइड किया था ब्रिज से जंप करके। मैंने इसका पति किधर है, तो उसका पति भी यहाँ से इंदौर से घर छोड़ के चला गया है, वो सेंधवा में उसने दुकान खोली, वहाँ रहता है बच्चों के साथ। तो फिर हमने अपनी टीम को भेजा कि भाई उसको ट्राई टू फाइंड वो कहाँ है। तो फिर उसको ढूंढ के लाए ना, दैट उसने तो 2 मिनट में कन्फेस कर दिया कि मैंने ऐसे पूरा सही बात है, ऐसे ही हुआ था। मतलब तुमने बड़ी जल्दी बता दिया यार, तुमको पूछताछ में हमको दूसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछना पड़ा, यही पूछा कि भाई तुमने क्या किया और तुमने सब बता दिया, ऐसे कैसे? तो बोलता है कि सर मेरे को रोज़ वो आती थी सपने में। दैट्स व्हाट, मतलब ये तो बातें, दिस इज व्हाट मेक्स इट सो स्ट्रेंज। अब बोला ना स्ट्रेंज केसेस, तो उसने बोला मेरे को रोज़ आती थी वो सपने में और रोज़ बोलती थी तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को तो पता है कि मैं पकड़ा जाना है एक दिन, तो मैं आप आए तो मेरे को समझ आ गया, तो मैंने बता दिया क्या क्या छुपाना। ये वो केस था। फिर बाद में हमने मिला, तुमने कहाँ गई, उसकी बॉडी कहाँ है? तो दे हैड एक्चुअली, उसी का जो घर था, उसी के घर के पीछे का आंगन जो एरिया होता है ना, उसमें उन्होंने उसको गाड़ दिया था और एक ऊपर से चबूतरा टाइप बना दिया था। तो फिर हम उसके घर में गए, तो घर बहुत साल से बंद था, वो जाले वाले जैसे वो दिखाते ना हॉरर मूवीज में, वो सब लगे हुए थे। पीछे आंगन में गए तो वहाँ चबूतरा टाइप बना था, तो हमने उसको खुदवाया मतलब। तो मैं भी उधर बैठा हुआ था, तो आसपास कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए, देख रहे कि क्या हो रहा है। तो वो तो 5 साल से वहाँ नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कौन है वो। ये फिर खोला तो उसमें वी फाउंड हर रिमेन्स। पर उसमें क्या था कि उसमें नीचे देयर वाज सम पानी का गटर, वो था सीवेज लाइन, तो उसमें से पानी लीक होके उसके ग्रेव में आ गया था। तो पानी में जो बॉडी होती है ना, डिकम्पोज धीरे होती है, ज़्यादा फास्ट नहीं होती, तो उसकी काफ़ी बॉडी इंटैक्ट थी, मतलब इट वाज नॉट स्केलेटनाइज्ड जैसे, अदरवाइज तो स्केलेटन बन जाता है। तो उसमें लॉट ऑफ साड़ी भी मिल गई हमें, उसमें चाकू भी मिल गया। तो लोग एक सारे इकट्ठा थे, तो उनने भी बोला, वो लोग मेरे से बात करना चाह रहे थे, तो उनको थोड़ा कॉर्डन लगाया था हमने। तो मैंने जब ऐसे मैंने सुना, तो मैंने उनको बोला, मतलब भेजो उनको। तो आए, तो 2-3 लोग आए, उन्होंने बोला कि सर ये देखिए कमाल हो गया। तो मैंने क्या हो गया? तो बोलते सर यहाँ पे ये तो हमको तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है कि ये आदमी रहता, तो ये तो उसमें बॉडी मिल गई। तो मैंने तो क्या हुआ? तो इसे सर इसके घर के पास एक आदमी का घर है जो लगा हुआ घर है। तो बोलते वो रोज़ शाम को हमें बोलता था कि मेरे को घुंघरू की आवाज़ आती है घर से। तो हम उसके मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम रोज़ शायद नशा कर लेते हो, इसलिए तुम्हें दिखने लगे, घुंघरू सुनते हैं। हम हंसते थे, बोलते पर ये तो मतलब एक्चुअली हाँ। तो दीज थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज केसेस जो आपने बताए। तो दिस वाज वन केस विच एक्चुअली, जिसने मेरे को इंस्पायर किया कि मैं पुराने केसेस सॉल्व करूं। और क्योंकि उसमें फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्डर सॉल्व हो जाता है, अक्यूज पकड़ा जाता है, समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि पुराने केसेस पकड़े जा रहे हैं तो नए क्यों नहीं, कैसे बचेंगे। और फिर जो उनके विक्टिम की फैमिली होती है, उनको भी एक वो मिलता है, रेट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं ना, उनको संतोष तो होता है कि भाई इतने साल बाद सही, बट हत्यारा तो पकड़ा गया। बिकॉज वो लोग जो उसके ब्रदर्स थे वो बड़वा से आए और मेरे से मिले और बहुत रोए, और उन्होंने बोला कि साहब हमें तो मालूम था हमारी बहन तो मर गई है, बट आज आपने इतना मेहनत करके किया, तो हम इसके अंतिम संस्कार करेंगे इनके अस्थियों के, तो उसको एटलीस्ट शांति तो मिलेगी उसकी आत्मा को। तो आप बहुत बड़ा आपने हम पे उपकार किया। वो उसको ऐसे ले रहे थे, तो आई फेल्ट दैट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, इसलिए मैंने उसको एज ए प्रोसीजर में करता था। और ऐसे 110 केसेस निकाले, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लंबी कहानी हो गई, बट आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। दैट्स वंडरफुल सर। इन सारी ऐसी सिचुएशन में जब एक्सट्रीम सिचुएशन आती है और ऐसे केसेस स्पेशली, एक पुलिस पर्सनल के ब्रेन में क्या चल रहा होता है उस वक्त, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस केसेस? देखिए, दिस इज नॉट द ओनली केस विच आई एम डूइंग, मतलब बिकॉज आई एम सीनियर ऑफिसर, आई हैव मेनी वर्क।
तो ये मेरी टीम उसमें लगी है, तो वॉट एवर लिटिल टाइम आई हैव तो उसमें मैं अपना समय देता हूँ। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस करे होंगे हमने सॉल्व, बट सम ऑफ देम जो ऐसे होते हैं जो आपके मन में एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं तो वो आपको याद रह जाते हैं। बट इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ ये केस में हम पूरे समय सुबह से लेकर शाम तक मैं यही कर रहा था, ऐसा नहीं है। मेरे को तो बहुत सारे काम हैं, हमारे इस लेवल के ऑफिसर्स को आप मीटिंग्स भी लेनी है, बजट को भी देखना है आपको, सो मेनी थिंग्स, कोई VIP विजिट्स हो रही हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कभी कोई मीटिंग्स हो रही हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। दिस इज पार्ट टाइम निकाल के यू हैव टू डू क्राइम वर्क ऑल्सो। तो उसका पार्ट था ये, बिकॉज आई एंजॉयड एंड फेल्ट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन बीइंग सीनियर ऑफिसर ऑल्सो। फिर भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए क्राइम को सॉल्व करने में, तो आपको भी अनुभव मिलता है एंड उनको भी बेटर डिटेक्शन का तरीका मिलता है। इसलिए आई यूज्ड टू इन्वॉल्व माई सेल्फ, बट कैन नॉट से कि आपका माइंड में क्या चल रहा था। येस ऑफ कोर्स, पर ये भी एक उसका पार्ट था, बहुत सारे काम होते हैं, उसका एक पार्ट ये भी था। सर आपने एक मेजर पार्ट रतलाम मंदसौर में पोस्टिंग में आपने पोस्टिंग दी है, वहाँ पे आई नो वहाँ पे काला सोना होता है जिसको हम अफीम बोलते हैं, राइट? अफीम में जो कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी होती है, राइट? सबसे पहले हम नार्कोटिक डिपार्टमेंट के बारे में ऑडियंस को बता दीजिए, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इस डिपार्टमेंट में, एंड देन विल डिग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग ट्रैफिकिंग। नार्कोटिक्स जो मध्य प्रदेश में पैदा होता है वो लीगली लाइसेंस के अंतर्गत पैदा होता है। इट्स अ लाइसेंस्ड कल्टिवेशन ऑफ ओपियम। बेसिकली इट इज़ डन लाइसेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एक, CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, उनका हेडक्वार्टर है आई थिंक ग्वालियर में। तो दे इशू लाइसेंसेज, पट्टे देते हैं और उसके अंतर्गत लोग उसको खेती करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक यूपी में पहले तो ज़्यादा होती है, अब काफ़ी कम हो गई, बट बाराबांकी एंड एक दो जिले हैं, गाजीपुर, यहाँ पे वहाँ पे भी फार्मिंग होती है, बट मेनली इन यूपी एंड MP एंड राजस्थान, दिस इज़ वेयर इट इज़ डन, फार्मिंग होती है। उसका एक निर्धारित मापदंड से गवर्नमेंट ही वो जो प्रोड्यूस होता है उसको ले लेती है। दे हैव फिक्स्ड सम आउट, वो जो होता है ना आपका उत्पादन, कि आप 1 हेक्टेयर में 40 किलो, ऐसे जो आई डोंट नो द रेशियो नाउ, बट अराउंड दैट मच दे हैव फिक्स्ड एन अमाउंट, उतना आपको देना है सरकार को। अगर आप उससे कम दे रहे हो तो वो पट्टा कैंसिल भी कर देते हैं। मतलब देयर आर मेनी सेफ गार्ड्स टू इंश्योर दैट उसमें ब्लैक मार्केटिंग एंड लीकेज ना हो, बट फिर भी होते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड वो जो मार्केट में आता है ब्लैक मार्केट में, उसकी फिर स्मगलिंग होती है। और पहले तो 2 टाइप की होती है, ओपीएम की स्मगलिंग होती है विच इज़ दैट ब्लैक गमी सब्सटेंस, और फिर उधर लोकली उसको बैकयार्ड काइंड ऑफ उनके पास वो सिस्टम्स हैं जिसमें उसको रिफाइन करते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड बोल के केमिकल होता है, उसको यूज़ करके ओपीएम को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर के बाद उसको बनाते हैं हेरोइन। तो वो भी वहाँ पे लोकली भी करते हैं, तो हेरोइन की भी स्मगलिंग होती है। तो देयर आर 2 एंगल्स टू इट। पहले पॉपी हस्क की भी होती थी जो उसका डोडा चूरा जैसे बोलते थे, बट अब डोडा चूरा को भी जला दिया जाता है। पहले उसको रिकवर किया जाता था और उसको ऑक्शन किया जाता था, तो अब उसको जला देते हैं विद दी क्रॉप, तो इट इज़ नॉट रिकवर्ड नाउ। बट तो ये है स्मगलिंग जो वहाँ से की जाती है। अब उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार ने बनाई हैं ताकि इसको रोका जाए। जैसे मैंने बोला CBN जो है वो इसकी खेती की लाइसेंसिंग करती है और उसकी मॉनिटरिंग करती है, और वो भी पकड़ते हैं इलीगल मटेरियल। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज भी बहुत सारी हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। एक है NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिनके ऑफिस भी हैं मंदसौर, नीमच एंड ऑल में, तो वो भी इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक है DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भी इसमें काम करते हैं। एक है स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस के जो जिलों के पुलिस है वो भी उसमें काम करती हैं। मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द ओनली स्टेट्स इन इंडिया विच हैज़ गॉट इट्स ओन नार्कोटिक्स विंग अलग। तो नार्कोटिक्स विंग इज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित शाखा है जो एक्सक्लूसिवली इस क्षेत्र में काम करती है, एनफोर्समेंट के क्षेत्र में, और उसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, उसका एक थाना है वो भी इंदौर में है, और उनके 2 ब्रांच ऑफिसेज मंदसौर और नीमच में है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, बट मल्टीपल एजेंसीज आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। सर हाउ ये ड्रग ट्रैफिकिंग होता कैसे? क्योंकि आई हैव सीन सच केसेस, दस आई बिलोंग टू मंदसौर, तो आई हैव सीन सच केसेस फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने सुना है कि यहाँ पे आज ये हो रहा है, इसको तस्करी बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट? तो ये इसके साथ में आपका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे होती है और कैसे ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जाती है? ड्रग ट्रैफिकिंग लाइक एनी अदर स्मगलिंग ऑफ एनी मटेरियल, जो इसके मेन किंग पिन्स होते हैं वो इस ड्रग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। उनके नीचे उनके उत्पादक होते हैं जो इनको लाके देते हैं वो सामान इलीगली, और देन उसको या तो उसी फॉर्म में या फिर जैसे मैंने बोला कन्वर्ट करके फिर कैरियर्स के माध्यम से उसको भेजते हैं।
तो या तो ह्यूमन कैरियर्स या फिर दे यूज़ अदर इम्प्लीमेंट, जैसे एम्बुलेंसेज में छुपा के भेजते हैं ताकि कवर करके, मतलब बेसिकली ओपनली आप कर नहीं सकते, तो इलीगली वट एवर वेज दे विल कम अप विद न्यू वेज। आपको एक तरीका समझ आ जाएगा तो दूसरा तरीका करने लग जाएंगे, तो यू हैव टू, वो तो कैट एंड माउस गेम होता है बिटवीन द पुलिस एंड द क्रिमिनल्स। वो एक कुछ तरीका अपनाए, फिर आप उसको डिटेक्ट करो, फिर पकड़ो, तो इट इज़ ऑलवेज वो तो चलता रहता है, बट पैटर्न वही है, कैरियर देन डीलर टाइप जो होता है, एंड देन द मेन किंग पिन्स। तो आप जो पकड़े जाते हैं वो हमेशा कैरियर्स पकड़े जाते हैं, बिकॉज कौन ड्रग ले जाता है, वो कैरियर होगा, कि वो गरीब आदमी होगा जिसको कुछ वो अमाउंट दे के बोलेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, तो जो पकड़ा जाता है वो है कैरियर। तो उस NDPS एक्ट के अंतर्गत कैरियर जिसके पास इलीगल स्टफ़ है, जिसके कब्जे से या जिसके परिसर से मिला, वो अक्यूज्ड बनता है। तो अगर कैरियर पकड़ा गया तो कैरियर के देन उसके मेमो लेना पड़ता है 27 को, फिर वो जाके आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बिकॉज उसमें सज़ा बहुत स्ट्रिंजेंट है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, NDPS एक्ट बोलते हैं उसको, वो आई थिंक इंडियन एक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है। उसमें कम से कम सज़ा 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 20 साल है, और अगर आपकी दूसरी बार कन्विक्शन हो रही है तो उसमें फांसी की भी सज़ा है। देयर इज़ नो अदर ऑफेंस अदर देन मर्डर जिसमें फांसी की सज़ा है इंडिया में, बट दिस इज़, अगर सेकंड कन्विक्शन में आपको फांसी तक मिल सकती है। तो बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो उसके लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब आप उसमें ऐसी कैजुअली नहीं कर सकते, बहुत सारे मेमोज हैं, बहुत सारे विटनेसेस के होते हैं, बहुत सारे चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं। अगर आपने एक जगह गलती करी तो वो छूट जाता है, व्यक्ति छूट सकता है, बिकॉज सज़ा इतनी उसकी सख्त है। तो यू कैन नॉट टेक अ चांस कि आपने ऐसे किसी को भी खिलाफ इतनी सख्त सज़ा दे दी। तो दैट्स वाई सब्सटेंटेटिव एक्ट बोलते हैं इसको। तो इट इज़ जो कैरियर पकड़े जाते हैं वो तो है ही, पर उनसे ऊपर तक पहुंचना कभी कभी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसीलिए ये ड्रग ट्रेड चलता रहता है। जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ वो ये है कि ड्रग्स का जो बिज़नेस है दुनिया में, इलीगल बिजनेस, नार्कोटिक ड्रग्स दो तरीके की होती हैं, आपको मालूम होगा। एक है नार्कोटिक ड्रग्स विच आर बैंड, विच इज़ जस्ट फॉर नशा एंड ऑल दैट। देन देयर इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो मेडिसिन होती हैं, वो भी ड्रग्स होती हैं, बट वो फॉर उपचार के लिए यूज़ होती हैं, बट उसका अब्यूज़ भी लोग करते हैं। उसमें भी दो टाइप की ड्रग्स हैं, एक है एनाल्जेसिक्स जिसको बोलते हैं पेन किलर्स, उसका भी अब्यूज़ करते हैं लोग और उससे नशा क्या करते हैं, और एक होती हैं जो आपके स्लीपिंग वाली जो होती हैं एनाल्जेसिक, एंड जो स्लीपिंग की मेडिसिन होती हैं, कॉफ सिरप्स भी आती हैं उसमें एंड ऑल दैट, उसमें भी लोग अब्यूज़ करते हैं। तो ये दो विंग्स हैं उसके। बट जो इलीगल नार्कोटिक्स ड्रग है ट्रेड इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का 3rd सबसे बड़ा बिजनेस है। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, लीगल एंड इलीगल बिजनेसेस अगर आप मिला लो तो उसमें नंबर 3 पे पैसे के मामले में आता है नार्कोटिक्स का इलीगल ट्रेड। नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 आर्म्स ट्रेड, आर्म्स मतलब डिफेंस आर्म्स, प्लेन्स एंड टैंक्स एंड ऑल, एंड नंबर 3 ड्रग्स। तो इतना बड़ा ये व्यापार है इलीगल, उसमें इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है। तो सिर्फ मैं मानता हूँ उसको पकड़ने से वो नहीं सॉल्व होने वाला। आप नहीं पकड़ सकते कि मैंने सारी ड्रग नेटवर्क्स को ध्वस्त कर दिया, और वो तो गवर्नमेंट चलाते थे सेंट्रल अमेरिका एंड ऑल में। द कार्टेल्स जो होते थे इतने पावरफुल थे, वो मेक्सिको एंड वो जो कोलंबिया एंड दे रनिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इतना सारा पैसा है उसमें दैट आप उसको सिर्फ पुलिस एक्शन से, इन्फोर्समेंट से नहीं उसको खत्म ध्वस्त कर सकते। उसमें इन अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। अवेयरनेस, लोगों तक संदेश पहुंचाना कि ये सही नहीं है। अगर आप लोगों, क्योंकि उसके टारगेट्स यूथ और बच्चे होते हैं, तो आपको उन तक संदेश पहुंचाना है बेसिकली, पूरे समाज में नहीं, उनको तो पहुंचाओ। तो ये नहीं करेंगे तो अपने आप ही उसका डिमांड कम होगा, तब फिर सप्लाई भी कम होगी। तो दैट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज़ अवेयरनेस, द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एनफोर्समेंट। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ इन्फोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन फॉर द ड्रग ट्रेड problem in the world, not only in India. Right. What do you feel about the drug consuming situation in India? और उसको कैसे रोका जा सकता है? As you said, awareness, but I feel कि जितने भी लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है, इट्स लाइक कि कुछ लोग इसको खुशी के तौर पे लेते हैं, लाइक व्हेन दे वांट टू फील हैप्पी, और कुछ लोग इसको स्ट्रेस कम करने के लिए कंज्यूम करते हैं। What do you feel about this? देखिए, they are just ways of making a person a drug addict, है ना। ड्रग एडिक्ट, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, बनाता कौन है आपको? बुरी आदतें आपको आती हैं। ड्रग्स इज ऑल्सो अ बैड हैबिट बेसिकली, इट स्टार्ट्स एज अ हैबिट ओनली, एंड एवरी बैड हैबिट, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो नार्कोटिक्स ड्रग्स का सेवन हो,
दे स्टार्ट एज अ शॉक के रूप में, फिर आदत बन जाती है, हैबिट, देन दे बिकम एडिक्शन एंड देन दे बिकम बीमारी। तो ये उसका पैटर्न ऑफ एनी बैड हैबिट होता है, तो विच इंक्लूड्स ड्रग्स। तो ये बैड हैबिट आपको देता कौन है? ये बैड हैबिट आपको आपका साथी देता है, जो आपके साथ पढ़ता है, जो आपके साथ काम करता है, वही देते हैं। तो रोड से चल के आके व्यक्ति गुंडा बदमाश उस बच्चे को या उस युवा को ड्रग एडिक्ट नहीं बनाता, आपका साथी। आपका साथी कैसे बनाएगा आपको? देयर आर वेरियस वेज। वो साथी आपको जानता है कि आप कैसे हो। दोस्त मतलब आप तो उसको दोस्त मानते हो, बट एक्चुअली वो दोस्त है नहीं, वो आपका साथ रहता है, साथी। तो वो आपकी चीज़ें समझता है। तो कई बच्चे जो होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है एंजॉय करना, तो उनको बोलते हैं चलो एंजॉय करेंगे। कई बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कई बच्चे होते हैं जो अपनी फिटनेस एंड ऑल पे बड़ा, जैसे लड़कियों को बहुत है कि तुम पतली हो जाओगी, तो देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एमडी। एमडी को सेवन बच्चियों को ऐसे ही कराते हैं, लड़कियों को ये बोल के कि आप लेके देखो, यू विल बिकम फिट। एंड वो क्योंकि उसका एमडी वर्क्स लाइक हेरोइन। इट्स तो हेरोइन का जब आप सेवन करोगे तो आपका एपेटाइट चली जाएगी, तो एपेटाइट जाएगी तो आपका वेट कम ही होगा। तो वो जो बच्चे एक आध बार लेती हैं तो उनका कम हो जाता है वेट, तो दे थिंक दिस इज वेरी नाइस एंड देन दिस बिकम एडिक्टेड। तो फिर 1 ग्राम ऑफ एमडी 1 ग्राम इज 10,000 रुपीज़। तो 1 ग्राम का अगर आपको आदत पड़ जाए एक दिन में, मतलब आप उसका एडिक्ट हो जाओ, तो एक महीने में आपको 3 लाख रुपए चाहिए। तो कहाँ से वो लाएगी स्टूडेंट 3 लाख रुपए? फिर आप पता नहीं क्या क्या करते हो, यू नो, बिकॉज यू आर एन एडिक्ट। तो इसीलिए वो फंसाएंगे आपको आपके वीकनेस को देख के। वीकनेस मतलब आपके इंटरेस्ट को देख के कि आई वांट टू बी फिट, तो ये वाली ड्रग। वो ड्रग थोड़ी बोलेंगे, वो तो बोलेंगे तरीका। इफ़ यू वांट टू एंजॉय देन टेक दिस। इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू वांट टू एनहांस परफॉर्मेंस, देन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी होती हैं, बट ऑल ऑफ देम लीड टू डिजास्टर इन द एंड। तो इसीलिए बच्चों को अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत होती है। साथियों से भी बचे। मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ, जब मैं बच्चों को एड्रेस करता हूँ, कि आप उनके कई सारे मैंने वो चेकलिस्ट टाइप बनाई हुई है, तो उसमें एक ये भी है कि अपने साथियों को दोस्त का दर्जा देने से पहले बहुत अच्छे से सोचो। एवरीवन इज़ नॉट योर फ्रेंड। यू हैव टू फर्स्ट बी श्योर एंड देन कंसिडर फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंड आपको कुछ बोलेगा आप करोगे, बट वो फ्रेंड है कि नहीं है ये तो सोचो। एंड सेकेंडली मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आप एक बार कोई भी फ्रेंड भी मानो, किसी को बेस्ट फ्रेंड मानो, बट अगर कभी आपको कोई नशे का वो ऑफर दे तो फिर उसको फ्रेंड मानने के लिए से हटा दो। मतलब यू मस्ट, ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए बच्चे की कि भाई मेरा ये अच्छा दोस्त है, कल उसने बोला ये सिगरेट पी के देखो, तो अगर मैंने उनको कभी बोला है या आपने कभी उनको बताया है स्कूल में जाके कि ऐसा करना, कि अगर बेस्ट फ्रेंड भी है बट अगर वो कभी नशे की तरफ आपको डाइवर्ट करे तो फिर उसको फ्रेंड मत मानो। तो अगर वो उसके मन में ऐसी बात है तो कल वो ऐसा कब कुछ हो तो वो जरूर याद आएगा उसको। जनरली ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी बिग वेपन, तो आपकी चीज़ें उसमें स्टोर्ड रहती हैं, तो जब समय आता है तो वो सामने भी आ जाती हैं। बट फैक्ट इज़ दैट उनको ये संदेश मिलना चाहिए। सर साइबर क्राइम के बारे में भी बात करते हैं। एज जो मैंने स्टडी देखा, आई हर्ड योर टेडेक्स टॉक जहाँ पे आपने बोला था कि बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ इज साइबर थ्रेट्स, बिगेस्ट threat to human security. Right. Why you said this और what's the impact of this? क्या हो रहा है अभी साइबर सिक्योरिटी के, साइबर थ्रेट के स्पेस में क्या हो रहा है? साइबर स्पेस बिगेस्ट थ्रेट इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उसमें आपको खतरा नहीं दिखता। यू कैनॉट सी डेंजर, यू विल सी एवरीथिंग वेरी गुड। साइबर वर्ल्ड में आपको कोई चाकू लेके आपके सामने नहीं आएगा, बट आप फिर भी लूट जाओगे। कोई आपको गोली नहीं मारेगा, फिर भी आपकी जान चली जाएगी, तो पर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपके सामने एक हथियार लेके खड़ा हो जाऊँ, तो आपको दिख रहा है मेरे पास हथियार है, तो अगर मैं यूज़ करूँगा तो आपको नुकसान होगा, पर आपको दिख रहा है तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो, आप मेरे से लड़ सकते हो, आप यहाँ से भाग सकते हो। बट अगर आपके पीछे खड़ा हो जाऊँ मैं वही हथियार लेके, तो आपको तो आगे तो सब बढ़िया दिखेगा। आपको क्या मालूम मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरे पास एक हथियार है, पर अगर मैंने यूज़ किया तो डैमेज तो आपको वही होने वाला है, पर आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आपको दिख नहीं रहा। तो साइबर वर्ल्ड में भी वही है कि आप कहीं भी बैठे किसी से फ़ोन पे बात कर लो, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर दो, कोई भी मूवी डाउनलोड कर लो, कोई भी गाना सुन लो, कोई भी दोस्त बना लो। It's very good world. It's full of convenience. It is full of entertainment. It's a great place. But you cannot see the danger. That doesn't mean the danger is not there. Right. It is there, but you cannot see it. So when you cannot see it, it becomes much more dangerous. So that is why I say that is why cybercrime is increasing so much. In India 84% cybercrime का increase है। ये तो कोई crime ऐसे नहीं increase हो सकता। अगर इतने तेज़ी से कोई क्राइम इंक्रीज होगा तो आपको इंदौर शहर में चोरी अगर बढ़ने लग जाए इस 84 की दर से, तो आप इंदौर में रह नहीं पाओगे।
ये इफेक्ट होता है क्राइम का समाज पे, बट वो 84% बढ़ रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज लोग खतरा देख नहीं रहे। आपके साथ हो जाए तब आपको पता चल जाए क्या होगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हो गया बेवकूफ ने क्यों देखा, क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझा, पर आपके साथ भी हो सकता है। मैं आई कॉल इट द वन मिस्टेक क्राइम, कि आप एक गलती करो फिर देखो क्या हो सकता है। आप एक गलत फ़ोन कॉल अटेंड कर लो, आप एक गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, आप एक गलत QR कोड स्कैन करो, आप एक गलत फाइल डाउनलोड करो, आप एक गलत ऐप इंस्टॉल करो, एक गलती करो और फिर देखो, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। आपकी 5 रुपये जा सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपने गलती कब करी। दैट्स द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज मैंने ना खतरा दिखता नहीं है। बाद में आप सोचते लेना, अरे यार मैंने क्यों फ़ोन पे बात करी है, मैंने क्यों बता दिया, मैंने क्यों ये QR कोड स्कैन कर दिया। दैट इज लेटर, क्राइम तो हो गया, उसके बाद आप ट्राई करते रहो उसको डिटेक्ट करने का, शायद डिटेक्शन हो भी जाए, बट प्रिवेंशन तो नहीं हो पाया ना, अपराध तो हो गया। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, बिकॉज लोग उससे डील नहीं कर पा रहे और वो माइंडसेट नहीं बना पा रहे उस क्राइम से डील करने के। मेरे कई जगह मैंने देखा, मेरे सेशन सुनने के बाद आई हैव गॉट व्हाट्सएप एंड ऑल करते हैं कि सर मैंने सुना फिर भी मैंने कर दिया। मतलब इमेजिन आफ्टर हियरिंग, आफ्टर नोइंग ऑल्सो दे मेक द मिस्टेक। तो कितना बड़ा खतरा है। अदरवाइज इन दिस रियल वर्ल्ड तो आप कभी नहीं करोगे। आपको अगर एक बार कुछ सतर्क हो गए तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे बार बार, बट इधर तो लोग फिर भी कर देते हैं। I'm sorry to interrupt. Yes. What is the solution of this? Like जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी लोगों को कुछ को पता है, उसके बाद भी क्राइम हो रहा है, और बेसिकली इसका जो मेजर प्रॉब्लम है इसको स्प्रेड होने का, वो है अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस, राइट? What do you feel कि क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हर किसी को करना चाहिए ताकि वो इनसे बच पाए? Lack of awareness is not the reason for its spreading. Lack of awareness is the solution. आपको अवेयर होना है तभी आप उससे बचोगे। तो रीजन फॉर स्प्रेडिंग तो बहुत सारे हैं, एज आई टोल्ड ना, दैट उसमें खतरा दिखता नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट। द सोल्यूशन इज अवेयरनेस, कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस इज द की टू साइबर सिक्योरिटी, देयर इज़ नो अदर की इन द रियल वर्ल्ड। ये असली दुनिया है, वो वर्चुअल दुनिया है। पहले तो आपको ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो दुनिया अलग है। तो व्हेन दुनिया ही अलग है तो उसके तरीके भी अलग हैं, मानसिकता भी अलग है, बिहेवियर, एटीट्यूड सब कुछ अलग है उसका, बट आप उसको असली दुनिया का एक्टिविटी मानते हैं लोग। जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना, किताब पढ़ना, वैसे ही व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, फ़ोन पे बात करना, इज़ जस्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज़। नो, इट इज़ नॉट एक्टिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज़ एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दैट रिक्वायर्स डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स। वो लोगों को बनाना ज़रूरी है। पहली बात तो उनको मन में ये रखना है कि ये एक अलग दुनिया है, तो इसकी एक अलग प्रक्रिया है, आपको पालन करना है, वो माइंडसेट बदलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, तो इसीलिए माइंडसेट बदलने का तरीका है अवेयरनेस। कि आप अवेयरनेस लाओगे, अपनी बातों को समझोगे, एंड अवेयरनेस ऑल्सो, मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी बोल देता हूँ कि अवेयरनेस इज़ नॉट ओनली नोइंग थिंग्स। जानकारी होना इज़ नॉट जागरूकता, जानकारी होना जानकार, जानकारी का उपयोग करना जागरूक, है ना। हेलमेट पहनना तो सबको मालूम है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी बहुत लोग नहीं पहनते, तो वो जानकारी तो है बट वो जागरूक नहीं है। तो इसीलिए साइबर दुनिया में बचने का तरीका इज़ ओनली जागरूकता। तो अगर आप जागरूकता मतलब जानना और करना, नॉट ओनली जानना कि मेरे को पता है ऐसा हो सकता है, पता है ऐसा हो सकता है, बट मेरे को करना नहीं है वो काम। तो ऐसा फिर आप नहीं, और कब करना, हर बार करना। ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जानना, करना, हर बार करना, दैट इज़ जागरूकता। वेरेज इन घर से बाहर जाते हो तो हर बार ताला लगाते हो, कभी कभी खुला छोड़ दो, कभी ताला लगाओ, ऐसे तो नहीं करते, बिकॉज वो आदत है। तो मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी आदत होती है, वो विकल्प नहीं होता कि कभी किया कभी नहीं किया। तो आपको जागरूक बनना है, तो जागरूक बनना, जानना, करना, हर बार करना। तो दैट इज़ सिक्योरिटी एक्चुअली, एंड दैट विल कम ओनली व्हेन यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। उसके बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं, वो हैं, तरीके हैं, बट आपको उसको समझना है, सीखना है, फिर करना है। जैसे एक तरीका, वेरी स्मॉल, इट्स कॉल्ड फैक्ट चेकिंग, चेकिंग द फैक्ट्स। दिस इज द वर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कुछ भी चीज़ देखो सर वर्चुअल दुनिया में, इट इज़ नॉट गारंटीड दैट दिस इज ट्रू, है ना। असली दुनिया में मेरे सामने दो लोग लड़ रहे हैं तो मेरे को दिख रहा है ये लड़ रहे हैं, इट इज़ ट्रू, बट अगर इनके लड़ाई का वीडियो कोई मेरे को भेज दे तो नॉट नेसेसरी दे आर फाइटिंग, हो सकता है दे आर जस्ट एक्टिंग एंड दे आर सेंट मी टू मेक मी बिलीव दैट दे आर फाइटिंग, है ना। तो आप कैसे बिलीव कर लोगे उसमें, बिकॉज आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं इनसे फ़ोन करूंगा, पूछूंगा कि तो आपकी लड़ाई हुई थी क्या उनके साथ, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो वेरिफिकेशन, दैट इज़ फैक्ट चेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वो वीडियो आ जाता है, लोगों को बड़ी तेज़ी से वायरल कर देते हैं वो, कि इंदौर में एक वीडियो आया आपको व्हाट्सएप पे, और उसमें लोग झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, नीचे लिखा है कि इंदौर के छतरीपुरा,
तो आप सोचोगे अरे यह दंगा हो गया, और कई लोग वहाँ लड़ने पहुंच जाते हैं, और जब दंगा कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो वो दंगा करा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं, और अगर छोटा मोटा विवाद हो गया हो तो दंगे का रूप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था, हमने सोचा भी नहीं कि इसको एक बार चेक कर ले। और ऐसा हुआ है इंडिया में, कई जगह में दंगे और भड़का दिए गए, दूसरी जगहों की वीडियो सर्कुलेट कर करके। तो आपको फैक्ट चेक करना है तो मतलब वो ऐसी मानसिकता तो बनानी है ना। पहले तो आपको अपने मन में ये आना है कि ये गलत भी हो सकता है, तो आई हैव टू चेक। तो चेक मीन्स यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। राइट। डू यू फील एआई एक नया खतरा है जो सोसाइटी ग्लोबली फैल रहा है? क्योंकि एआई से रिसेंटली वी हैव सीन कि कई सारे वीडियोस में ऑडियो भी अब डब हो जाती है और इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर। रिसेंटली अभी एक डीप फेक वीडियो भी वायरल हुआ था किसी एक्ट्रेस का, एंड इट बिकेम द अर्जेंसी, इट बिकेम द बिग सायरन कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। What do you feel about the AI? Everything, every technology, everything has got a positive side also and negative side also. Social media जैसे है, that's a new revolution technology. तो उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, पर बहुत बुराइयाँ भी हैं। Right. तो अच्छाई को अपनाना, बुराई को से बचना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। AI as a technology is very big revolution. तो it can create great benefits for humanity. वो तो है ही कई फील्ड्स में, कोई डाउट नहीं है, बट उसमें खतरे भी उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एलॉन मस्क बोल के, द ओनर ऑफ एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था कुछ समय पहले कि दुनिया को मानवता के लिए, मानवता नॉट ओनली सुरक्षा, मानवता के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा एआई। क्यों? वाई? पहली बात यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा, ऐसे उन्होंने बोला था। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, उसका नियंत्रण है एंड ऑल दैट। एआई तो बच्चे बच्चे तक पहुँच गया है। इवन अ चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू एआई टूल्स, समथिंग लेस, समबडी मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्सेस इज टू एवरीवन। तो कौन क्या कर रहा है उसके साथ आपको क्या मालूम? तो उसमें बुराई के लिए भी बहुत यूज़ हो रहा है उसके लिए। दूसरा है कि वो जॉब्स लेगा। एआई एज अ टेक्नोलॉजी विल टेक द जॉब्स फॉर पीपल, फ्रॉम पीपल। जो चीज़ एआई कर देगी तो वो जैसे, तो आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पुलिस की तो ज़रूरत पड़ेगी, बट कई ऐसे प्रोफेशन हैं जो ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई, इफ़ इट कैचेज ऑन। तो विच इट हैज़, तो जब जॉबलेसनेस विल लीड टू अगेन chaos, तो वो अलग बात है। बट आई एम सेइंग डीप फेक्स हैं, वो सब वीडियोज़ हैं, आ रही हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आप, व्हाट इज़ एआई बेस्ड ऑन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। जितना उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन आप फीड करोगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो डीप फेक वीडियोज एंड ऑल, ये कहाँ से बेस्ड है? इट्स बेस्ड ऑन पर्सन्स फोटोग्राफ्स, है ना, जो आप शेयर करते हो, ओपन करते रहते हैं, वही सारे फोटोग्राफ वो डाउनलोड करते हैं, फिर उसको एआई उस टूल में डालते हैं, सॉफ्टवेयर में, और उसका फिर मॉडिफाई करते हैं वीडियोज़ को, उसको अश्लील बना देते हैं। क्या करते हैं वो? अश्लील वीडियो में आपका चेहरा लगा देंगे, बिकॉज आपने शेयर करी है वो फोटोग्राफ्स, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो एआई इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, तो उसका सिक्योरिटी इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योर रखो जितना रख सकते हो, ताकि आप इस प्रकार के एआई अटैक से बचो। बट वो भी चैलेंज है। तो चैलेंजेस तो हर जगह हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हैं, बट एआई का डिसएडवांटेज फॉर सिक्योरिटी इज़ क्वाइट अ लॉट। और उसको कैसे रेगुलेट करना, उसको कैसे सही हाथों में पहुंचना, सिर्फ वो दुनिया भर की सरकारों के लिए चैलेंज है। वो लेट अस सी इफ दे कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन, otherwise it will become very difficult, chaotic. What are the salaries and perks of an higher authorities, higher officers? Salary तो depends on your pay scale, but salaries are quite decent nowadays for every level, but even for senior IPS officers also it is good. Privileges, perks जैसे आप बोल रहे हो, उसमें काफ़ी सारे साधन सुविधाएं मिलती हैं। You get housing, you get vehicles, you get many things which are and plus the biggest part is you get a lot of recognition and authority, because you are actually आप कानून का पालन करवा रहे हो, तो आपको उसमें उस मुताबिक आपको अथॉरिटी भी होती है, और उस मुताबिक आपको, अगर आप अच्छा काम करो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है लोगों का। तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। वैल्यू तो सिर्फ उन चीज़ों की होती है जिसको आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, है ना। वैल्यू अथॉरिटी की, रिस्पेक्ट की, लोगों के मन में आपके प्रति श्रद्धा की भावना की, उसकी तो देयर इज़ नो मॉनिटरी वैल्यू ऑन इट। एंड आई थिंक वही सबसे बड़ी चीज़ है इन नौकरियों में, स्पेशली IPS हो, IAS हो, एनी लेवल, पुलिस की नौकरी हो, आर्मी में जाओ आप, एनी गुड सर्विस का या इस प्रकार की सर्विस का जो इसमें लोगों पे आप मदद कर सकते हो, उनके साथ जुड़ के उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, तो जो उस अनुपात में आपको जो उनसे प्यार, लव, सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है, उसका तो
वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती. Right. That's priceless. That's bigger than all the perks and salaries. Yeah, that because of that there is no value for the other perks and privilege. वो तो that is very small thing. Right. It's wonderful talking to you, sir. आपसे बात करके आई थॉट कि बहुत सारे इंसाइट ऐसे लगे हैं जो हमारी ऑडियंस की बहुत काम आने वाले हैं. आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट विल हेल्प देम. साथ ही सर आई विश टू हैव मल्टीपल पॉडकास्ट विद यू एज यू हैव great experiences in different industries. Definitely. I hope हम आगे भी कई सारे podcast करें. Definitely. Thank you for inviting me. Right. All right. Thank you so much for joining us on Ashish Interaction podcast. I'm so grateful to have you on the show. Thank you for calling. Thank you. Thank you.